स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसके अंदर पॉपुलेशन एस्टिमेशन है वो किया गया है। इंडिया के यहाँ पे 146.39 करोड़ का जो पॉपुलेशन है वो रहा करता है, और इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आने वाले समय के अंदर भी इंक्रीजिंग सिचुएशन में ही देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 40 इयर्स का टाइम पीरियड है वो बताया गया है, जब तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है 170 करोड़ के आसपास अचीव होगा। उसी के बाद में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। चाइना वो कंट्री है जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का प्रेजेंस है, 141 करोड़ के आसपास वहाँ का एस्टिमेशन है वो किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है, पॉपुलेशन का परसेंटेज है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंपेयर करें तो आप देखिए कि जो ग्लोबल लैंड है उसका 2.4% का एरिया है वो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है। कि इंडिया का टेरिटोरियल एरिया ग्लोबल लैंड का 2.4% है उसको कवर करता है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए कि 18% के आसपास जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट करता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हायर सिचुएशन के अंदर में है। हमारा आप देखिए कि जो लेस पॉपुलेशन डेंसिटी का जो एरिया है, जो थर्ड डेजर्ट का एरिया है, जहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन रहा करती है, बट अगर हम ग्लोबल जो डेजर्ट्स हैं उनके साथ में इसको कंपेयर करें तो आप देखिए कि हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी का जो ये डेजर्ट एरिया है जहाँ पे इस तरीके से पॉपुलेशन का प्रेजेंस है वो हुआ करता है। रिपोर्ट में जो पॉपुलेशन का कैटेगरीज हैं उनका भी परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है कि 0 to 14 एज का जो कैटेगरी है इंडिया के अंदर में वो आप देखिए कि टोटल पॉपुलेशन का 24% है उसको ये कवर करता है। डेट मीन्स कि आने वाले समय के अंदर में 10 to 5 ईयर के अंदर में ये जो चिल्ड्रंस हैं प्रेजेंट समय में जो वर्क फोर्स का पार्ट रहेंगे। तो आप देखिए कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो एक यंग वर्क फोर्स है। अगर उनको प्रॉपर वे के अंदर स्किल को प्रोवाइड किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट हमारा स्किल इंडिया मिशन है और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च करता है। जैसे कि आप देखिए कि जो जो वर्क फोर्स है वो स्किल वर्क फोर्स हो, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैरी आउट यहाँ पे करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रेजेंट समय के अंदर में जो वर्क फोर्स का एरिया है या जो हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल स्टूडेंट्स हैं, तो 15 से लेकर जो 64 का जो एज कैटेगरी है ये हमारे यहाँ पे 68% पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। डेट मीन्स कि आप देखिए कि कम्प्लीटली यंगर सिचुएशन के अंदर में है। इसको अगर हम बेटर वे में यूटिलाइज करें तो कंट्री का जो डेवलपमेंट साइकिल है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको काफ़ी अच्छे से अचीव है वो किया जा सकता है। यहाँ पे कंसर्न भी है स्टूडेंट्स कि अगर यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर वे के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया, प्रॉपर उनका स्किल नहीं रहा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहा, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो इंडिया के लिए एक एडवांटेज हो सकता है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप से भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रॉपर वे के अंदर में जो यूथ एनर्जी है उसको एम्प्लॉयमेंट या वर्क फोर्स के अंदर में चैनलाइज करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि इंडिया के अंदर में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल का है 71 एज है वो बताया गया। वुमेन का जो है वो यहाँ पे 74 है वो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नेक्स्ट आप देखिए कि TFR है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है, 1.9 है उसको TFR को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। TFR बेसिकली हुआ क्या करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक जो वुमेन है जो एक्सपेक्ट करती हैं अपना जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके थ्रू में, तो पहले आप देखिए कि 2.1% है वो हुआ करता था, बट अब उसको रिड्यूस करते हुए 1.9% है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो 2 चिल्ड्रंस का जो पॉलिसी है उसके अंदर में लिटिल बिट डिक्लाइन आपको ये देखने के लिए मिलता है। एक रिप्लेसमेंट रेट भी यहाँ पे हुआ करता है कि एक रेट जिसके ऊपर में एक जनरेशन है प्रीवियस जनरेशन का जो पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करता है, तो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1% उसको ऑब्जर्व किया गया। TFR को 1.9 किया गया और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो स्टेटिक्स रिपोर्ट है उसके कंपैरिजन के थ्रू भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसका मेंशन हुआ। एक आप देखिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन डे है वो कब हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली उसका सेलिब्रेशन तो नहीं है, वन काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन सब के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन हो सके सोसाइटी के अंदर में। 11 जुलाई का जो डे है 11 जुलाई का जो डे है उसको
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में यहाँ पे मेंशन है। पॉपुलेशन फंड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? पॉपुलेशन फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ स्टूडेंट्स 1969 के समय में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर में। न्यूयॉर्क जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने देखा, टोटल वर्ल्ड का भी जो एरिया है उसको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारा जो इनकोइस नाम का जो सेंटर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है ओशियन के एरिया के डेवलपमेंट को, तो उनके द्वारा यहाँ पे कंसर्न को रेज किया गया कि जो कंटेनर के अंदर में ब्लास्ट हुआ था हमारे कोस्टल एरिया के नियर बाई एरिया में, केरल कोस्ट के वहाँ पे। अभी रिसेंटली आप देखिए कि सिंगापुर बेस एक कंटेनर शिप है जिसके अंदर में ब्लास्ट हुआ। उससे पहले लाइबेरिया नाम का जो कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, वहाँ का एक शिप था जिसके अंदर में आप देखिए कि उसका संक सिचुएशन था। जो कंटेनर्स हैं वो समुद्र के अंदर में संक कर गए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसर्न ये है कि ऑयल स्पिल का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए एक तो आप देखिए कि सिंगापुर है, इनके बारे में हमने देखा, सिंगापुर बेस शिप है। एग्जाम में क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। इनकोइस के बारे में आपसे सवाल हो सकता है कि इंडियन नेशनल सेंटर है ओशियन इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के रिगार्डिंग में या ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के रिगार्डिंग में, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में आया करता है या ये यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके अंडर में है? तो स्टूडेंट्स ये उनके अंडर में ना होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है, जिसके अंदर में हम IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम का जो जानकारी देता है, वेदर के बारे में जो फोरकास्ट करता है, वो जिस मिनिस्ट्री का पार्ट है उसी के अंडर में इनकोइस है। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के बारे में है। मणिपुर में जो मीतीज नाम का जो एथनिक ग्रुप है उनका आप देखिए कि एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि आर्माबाई तेंगोल के नाम से जानते हैं। आर्म्ड ग्रुप है। आर्म्ड ग्रुप के द्वारा मणिपुर के अंदर में शटडाउन के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था उनके एक लीडर के अरेस्ट के बाद में। अब शटडाउन प्रोसेस है उसको यहाँ पे आप देखिए कि इनके द्वारा डिनाई किया गया है कि अब शटडाउन है वो नहीं किया जाएगा स्टेट के अंदर में। हमारे जो एमपीज का जो डेलीगेशन, एमपीज के साथ में जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनको भी इंगेज करते हुए जो यहाँ पे डेलीगेशन गया था काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में, तो उस डेलीगेशन को ही रिसीव किया गया है। पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया कि ग्लोबल लेवल के ऊपर में हमारे कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू में टेररिज्म को कैसे हमारा कंट्री है वो टॉलरेट नहीं करता है। जब ग्लोबल लेवल के ऊपर में आप देखिए कि डिवाइड था टेररिज्म को, जब ग्लोबल पावर्स हैं वो डिवाइड किया करते थे गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म के रूप से, तो इंडिया ने उस समय में भी CCIT का जो कॉन्सेप्ट है उस रिजोल्यूशन को प्रपोज किया था UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1996 के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में एक न्यूज़ को मेंशन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनके द्वारा सिपकिला का जो एरिया है, जो कि आप देखिए कि एक पास एरिया है जो कि तिब्बत के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आप देखिए कि जो सिपकिला का एरिया है उसको वन ऑफ द यहाँ पे इजी जो ट्रैकिंग सिस्टम या जो यात्रा का जो रूट है वो बताया गया है। उस बॉर्डर एरिया के अंदर में लोगों का टूरिज्म है वो इंक्रीज हो सके स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एरियाज़ में, तो उसके रिगार्डिंग में भी जो इनिशिएटिव है वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स तिब्बत के साथ में कनेक्ट करने वाला एक तो सिपकिला है, एक आप देखिए कि लीपू लेक नाम का भी एक यहाँ पे जो पास है जो कि उत्तराखंड के अंदर में सिचुएटेड है। नाथुला आपने रीड किया होगा, नाथुला जो कि कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर में है, जो कि तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है। और तिब्बतियन एरिया को आप देखिए कि थर्ड पोल के नाम से भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं ओरिजिनेट करती हैं उस एरिया से। हमारा जो इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा जो रिवर हैं, आप देखिए कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इंडस है, इंडस का जो ट्राइब्यूटरी हैं, और इसके अलावा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्रा है, बाद में इंडिया से वो एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स बोथ रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है वो आपको इंडस तिब्बत का जो एरिया है वहाँ से ही आपको देखने के लिए मिलता है।
और ये शो करता है कि इस यात्रा के थ्रू भी शो होता है कि इंडिया का जो कनेक्टिविटी है तिब्बत के साथ में एंशिएंट समय से ही हुआ करता था। नेक्स्ट आप देखिए कि कबीर दास के बारे में है। कबीर साहिब जी जो इनका जो दोहे हैं वो यूज किए जाते हैं डेली। आप देखिए कि डेली लाइफ के अंदर भी लोग इनके दोहे हैं वो यूज किया करते हैं। जैसे एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो कि लेंथ के बारे में डिस्क्राइब करता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर, कि उस हाइट का जो हाईनेस का कोई मीनिंग नहीं है अगर कनेक्टिविटी नहीं है ग्रास रूट लेवल के साथ में। या फ्रूट्स आप देखिए कि किसी तरीके का जो बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड करता है ग्रास रूट पॉपुलेशन को। तो कबीर दास हैं वो भक्ति सेंट के एक इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते हैं। रामानंदा के शिष्य हुआ करते थे, उनके डिसिपल हैं वो हुआ करते थे। 15th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है। 1398 के समय इनका जन्म होता है। जन्म इनका है वो बनारस का है। बनारस उस समय में आप देखिए कि जौनपुर का जो रीजन है, जौनपुर के अंदर में कौन से रूलर्स हैं वो रूल किया करते थे। जो जौनपुर के अंदर में आप देखिए क्या सर्की रूलर्स का रूल हुआ करता था। तो रूलर्स आप बताना जौनपुर के बारे में। अटाला मॉस्क का वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जौनपुर का। फिर मगर का एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब प्रेजेंट समय में संत कबीर नगर का एरिया जिसको हम जाना करते हैं उसके अंदर में मगर एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे इनका डेथ होता है। ब्रजभाषा और अवधी जो डायलेक्ट है उसके अंदर में इनका राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि इनका जो राइटिंग है उसको काफ़ी सारी जगह पे मेंशन किया गया है। जैसे बीजक है, आदि ग्रंथ है, ग्रंथावली है, जिसके अंदर में इनका जो राइटिंग्स है उसका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका जो लिटरेचर में जो राइटिंग है वो आप ज़रूर से आपको पता होना चाहिए। 4-5 एग्जाम्पल जो भी इनका इम्पोर्टेंट राइटिंग है उसको ज़रूर से याद कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो 2-3 राइटिंग आपको मेंशन कर दी जाएंगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा है जो कबीर दास से बिलोंग किया करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टर्की के बारे में है। टर्की ने आप देखिए कि अपना नाम भी चेंज किया था, तुर्कई अपना नाम किया था। तो टर्की का जो नया फॉरेन पॉलिसी है, न्यू ओटोमन का जो उनका फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। स्टूडेंट्स कभी ओटोमन एम्पायर है वो हुआ करता था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी जो टर्की के अंदर में जो खलीफा जो हाईएस्ट एक अथॉरिटी है वो बैठा करते थे। तो उस समय में उसके रिगार्डिंग में फ्रीडम स्ट्रगल का जो खिलाफत मूवमेंट है वो उसी समय में उस खलीफा के रिमूवल प्रोसेस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर 1923 का वो समय है जब रिपब्लिक ऑफ टर्की है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। न्यू ओटोमन जो एम्पायर है उसके टेरिटोरियल एरिया है उसको अलग अलग वे में डिवाइड है वो कर लिया जाता है। कभी कभी आप देखिए कि जो ग्रीक्स हैं, यूरोपियन नेशनलिज्म के अंदर में आप रीड करोगे कि जो ग्रीक्स जो हैं, जो ग्रीस का जो एरिया है ये भी बेसिकली ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। और यूरोप के अंदर में जब नेशनलिज्म आता है तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो पोइट्स हैं, वहाँ के जो राइटर्स हैं, कैसे जो ग्रीस को क्रेडल ऑफ द यूरोप के रूप से डिस्क्राइब करते हैं। और इसका फिर सेग्रीगेशन होता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल है जो कि 1832 के समय साइन होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एर्डोगन नाम के जो पर्सन हैं जो कि टर्की के अंदर में पावर के अंदर में हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी पाकिस्तान को जो उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स एर्डोगन का यहाँ पे जो न्यू काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, जो इस्लाम रिलीजन के जो फॉलोवर्स वाली कंट्रीज है जहाँ पे उनका डोमिनेंट पॉपुलेशन है, उनका एक ग्रुप है उसको फॉर्म किया जाए। न्यू ओटोमन उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है। जैसे कि आप देखिए अरब स्प्रिंग के दौरान में भी ये जो नई पावर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। न्यू पावर्स जो पावर के अंदर में आती हैं, चाहे वो लीबिया का एरिया हो, टूनिशिया का एरिया हो, सीरिया के अंदर में जो पावर है वो नहीं चेंज हुआ था। अभी रिसेंटली HTS के द्वारा सीरिया के अंदर भी पावर को जो चेंज है वो कर दिया गया है। तो इनका फेवरेबल जो कंडीशन है वो बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी या डोमिनेशन के रिगार्डिंग में उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हुआ करता है। टर्की के अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में रीड करें तो कंटिन्यूस एक तो आप देखिए कि इनका जो इन्फ्लुएंस है, कंटिन्यूस इनका जो इन्फ्लुएंस वो इंक्रीज हुआ है वेस्ट एशिया के अंदर में या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर में इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ। कोकस के रीजन के अंदर में इनका प्रेजेंस हुआ करता है। कोकस के रीजन के अंदर में इनका प्रेजेंस है। सेकंड आप देखिए कि इसके अलावा यहाँ पे जो नाटो है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी अलाई है।
मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं, जिसमें साइप्रस के थ्रू इंडिया आप देखिए कि टर्की को काउंटर करने का कोशिश किया जाएगा। साइप्रस और टर्की का वन काइंड ऑफ एक डिफ्रेंसिएशन है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइप्रस है उसके रिगार्डिंग में हुआ करता है। 1916 का वो जो ट्रीटी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय जब ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था, तो उसी के थ्रू इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उन एरियाज़ को रिवाइवल किया जाए, ना रिवाइवल किया जा सके तो उन एरियाज़ के अंदर में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में टर्की फ्रेंडली जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आए। तो ये पॉलिसी के बारे में जो डिस्कशन किया गया। बट क्या कोई कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं टर्की के अंदर में? यस स्टूडेंट्स, हाइपर इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो सकता है। नया जो वहाँ पे एक अपोजिशन के जो लीडर हैं वो कंटिन्यूस इमर्जिंग सिचुएशन के अंदर में है, तो उसको भी यहाँ पे बताया गया। हमारे एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अपने कुछ फॉर्मर ट्वीट्स के रिगार्डिंग में उनके द्वारा बेसिकली कहा गया है, तो आप देखिए कि जो उनके द्वारा अर्लियर ट्वीट्स किए गए थे उसके बारे में अपोलॉजी का जो मैसेज है एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। नया यहाँ पे वेट लॉस का कुछ ड्रग के बारे में है, ये भी एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा थिंग जो आपको शॉर्टकट बताए वो आप देखिए कि एग्जाम के लिए भी नहीं इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए भी नहीं इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आपको शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बता दी जाती हैं प्रीलिम्स से पहले, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस ट्रैप के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए कि एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर में जो ट्रिक्स हैं वो वर्क किया करती हैं। जैसे कंट्रीज का नेम आपने याद कर लिया, उसका कोई निमोनिक बना लिया। बट कई बार तो इस तरीके का भी जो ट्रिक्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा कि साइंस का क्वेश्चन है, आप इसका ये मार्क कर दीजिए, तो आप देखिए कि उसका एक ऑप्शन बताया जाएगा कि उसके सभी ऑप्शन हैं वो करेक्ट हुआ करते हैं। ये जो ट्रिक्स हैं वो कभी 1-2 ईयर के अंदर में वर्क करेगा, कभी स्टूडेंट्स उसके ट्रैप के अंदर में आएंगे, 4 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए कि कोई भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो वर्क नहीं किया करती है। अगर आपको हाईली साइन करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को कैरी आउट करना है, तो आपको हार्ड वर्क है वो करना ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि जो पोल्यूशन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे फ्लू गैस डिसल्फ्यूरेशन का जो प्रोसेस है उस यूनिट को इस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है। अभी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसके बारे में द हिंदू ने भी पब्लिश किया था कि आने वाले समय के अंदर में हो सकता है कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको जो मैंडेटरी प्रोसेस है उसको रिमूवल कर दिया जाए उस कमेटी रिपोर्ट के थ्रू में। फ्लू गैस डिसल्फ्यूरेशन क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन हुआ करता है उसको रेगुलेट किया जा सके उस यूनिट के थ्रू में। एनसीईआरटीज़ का नया बुक है जो पब्लिश हुआ है जिसमें कॉलोनियल नैरेटिव है, पॉवर्टी है, उसको रिमूव किया गया है। ये जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर जो काउंसिल है पीएम को, उसके जो पर्सन है संजीव सान्याल, उनके द्वारा मेंशन है। और आप देखिए कि सचिन सान्याल जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रीड करते हैं उन्हीं के ये बेसिकली फैमिली मेम्बर हैं या रिलेटिव हैं, उन्हीं के रिलेटिव्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉलोनियल हिस्ट्री का जो नैरेटिव है उसको चेंज करने का कोशिश किया गया नया एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू में। प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में बताया गया है, स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट को बताया गया है और बताया गया है यहाँ पे जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन सभी को इंटरलिंक करते हुए। स्टूडेंट्स, मुंबई के अंदर में लोकल ट्रेन्स का जो एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, जिसमें आप देखें कि कुछ जो पैसेंजर्स हैं उनका फॉल होने की वजह से जो डेथ है वो हुआ। तो क्या हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में क्या हमें करना चाहिए? एक तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सेफ़ होना चाहिए। फर्स्ट तो आप देखिए कि सेफ़ होना चाहिए। सेफ़ के रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स यहाँ पे अनाउंस ये भी किया गया है कि जो ऑटोमेटिक जो स्लाइडिंग डोर्स हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर आप देखा करते हो कि डोर्स क्लोज होने चाहिए जब ट्रेन मूव करता है। कोई भी वहाँ पे अर्ली आप देखिए आउट ना हो सके, अर्ली इन जो जल्दी इन ना हो सके, तो एक क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे बताया गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका एक लॉन्ग टर्म विजन को भी कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग का ज़रूरत है, जैसे हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग का ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अर्बन प्लानिंग का ही पार्ट है। मोर एक्सेसिबल अगर ट्रांसपोर्ट रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो लोग अपना पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको कम यूज करेंगे। लोगों को यहाँ पे समय के साथ में अवेयर करने का भी ज़रूरत है कि ऐसे सिचुएशंस है वो ना क्रिएट हो कि यहाँ पे ऐसे जो फॉल करने से मूविंग व्हीकल के अंदर में फॉल करने से यहाँ पे कोई इंसिडेंट है वो सामने आए। इंडिया पाकिस्तान इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल जो डोमेन एरिया हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है राइटर के द्वारा।
स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पे ये है टेररिज्म के बारे में ही फर्स्ट आप देखिए कि मेंशन किया गया कि इंडिया हमेशा टेररिज्म को कंडेम किया है। 1996 का वो सीसीआईटी जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी बताया गया कि कंप्रीहेंसिव कन्वेंशन जो टेररिज्म को कंडेम करने के रिगार्डिंग में इंडिया प्रपोज करता है 96 के समय में। तो उन एरियाज़ के बारे में डिस्कस करते हुए पाकिस्तान का जो अप्रोच है उसको यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान का अप्रोच किस तरीके से है, कैसे वो यहाँ पे अब देखिए कि इंडिया को काउंटर करने का कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के वो पार्ट हैं, इंडिया उस प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करेगा, क्या इंडिया हमेशा टेररिज्म को ही इंडिया को यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए। तो आप देखिए कि बाइलेटरल वेज के अंदर में भी एवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर में इंडिया कंडेम करता है वायलेंस कैसा भी हो जो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक सिचुएशन सिविलियन लाइफ उसको इम्पैक्ट करता है, तो उसको कंडेम करने का तो ज़रूरत है ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आप देखिए कि ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इंडिया पाकिस्तान एंड टेररिज्म का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने रीड किया होगा, हमारे लॉ सेक्टर के अंदर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी रेगुलेट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रिसेंट यहाँ पे आप देखिए कि जो मई के मंथ के समय किया गया था कि जो फॉरेन जो लॉ फर्म्स हैं फॉरेन जो एडवोकेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे रूल्स हैं वो रिलीज हुए जिसको कि यूएस का अथॉरिटीज़ के द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर के रूप से डिफाइन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स लीगल फ्रेमवर्क के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, कुछ जो विंग हैं कुछ जो सेक्शन ऑफ लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड जो पर्सन है वो बात करते हैं कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं फॉरेन जो लॉ फर्म्स हैं उनको अलाउ किया जाए, कुछ यहाँ पे इसको कंडेम भी करते हैं। और उससे पहले 2002 एंड 3 के समय में भी गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश किया गया था फॉरेन लॉ फर्म्स के बारे में जिसका ऑब्जेक्शन है वो कंटिन्यूस हमारा जो लॉ सेक्टर से देखने के लिए मिला था, लीगल सेक्टर से देखने के लिए मिला था। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक केस बताया गया है, एक AK बालाजी केस है जिसके अंदर में लीगल फ्रेमवर्क का जो फाउंडेशन है जिसको डिसाइड किया गया था कोर्ट के द्वारा, AK बालाजी केस है तो वो आपको पता होना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि चैट GPT है उसका सर्विसेज इम्पैक्ट हुआ तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। वैक्सीन का जो काउंसिल है जो कमेटी यूएस के अंदर में है जिसके बारे में मेंशन है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और जो थनबर्ग नाम का जो एक्टिविस्ट है क्लाइमेट एक्टिविस्ट उनके उनके बारे में है, इजराइल के द्वारा उनको डिपोर्ट किया गया है तो एग्जाम के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो गाजा के लिए गए थे प्रोटेस्ट करने के रिगार्डिंग में, ऑलरेडी 2-3 डेज से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। फिर आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है, म्यांमार के वहाँ पे मिलिट्री का रूल है जिसको कि जुनता के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि जो म्यांमार का जो मिलिट्री रूल है उसको उनका जो एयरक्राफ्ट है उसको शॉट डाउन करने का कोशिश किया गया है। गोरिल्लाज जो हैं जो वहाँ पे सिविलियन डिफरेंट डिफरेंट विंग्स हैं वो जो इमर्ज हुई हैं जो कि मिलिट्री के अगेंस्ट में भी अपना एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हैं। ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया के वहाँ पे मास लेवल के ऊपर में जो शूटिंग देखने के लिए मिला है स्कूल के अंदर में ये हुआ है, जो कि काफ़ी सारे यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर में एक कॉमन फीचर है कि वहाँ पे कोई भी पर्सन है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसको समहाउ उसके क्लासमेट्स हैं जो आप देखिए कि बुलिंग को कैरी आउट करते हैं। और वो वहाँ पे जो वेपन्स का इजीली अवेलेबिलिटी होना, घर से वेपन को लेके जाएंगे, वो उनका मास लेवल के ऊपर शूटिंग का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, ये हुआ करता है काफ़ी बार आप देखिए कि स्कूल्स को जो टारगेट है वो किया जाता है। और ये यूएस का भी प्रॉब्लम है, यूरोपियन मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में ये आपको ऑब्जर्व होता है। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्या ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। और वियना अगर आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कैपिटल के बारे में, और वियना के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वियना है जो एग्जिस्टेंस में आता है 1815 के समय में आफ्टर द नेपोलियन के बाद में जो पावर को जो सब्जुगेट करते हैं 4 वहाँ पे एरियाज़ हैं वियना के वहाँ से। और उसी वियना के ट्रीटी के थ्रू जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, जो कंजर्वेटिव अथॉरिटीज़ हैं जिनको सेटअप किया जाता है उसके अगेंस्ट में सीक्रेट जो सोसाइटीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। और 1830 के समय में आपको फिर से जो रिवॉल्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस के अंदर में लुइस फिलिप्स से जिनको कि इस्टेब्लिश किया जाता है। तो वियना के बारे में हमने डिस्कस किया, ट्रीटी ऑफ वियना तो और भी काफ़ी सारे एरियाज़ के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूके के बारे में है, यूके ने कुछ सैंक्शन है वो लगाए हैं इजरायली मिनिस्टर के ऊपर में। तो इसराइल का जो कंटिन्यूस एक्टिविटी है उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं अपने रिजोल्यूशन से उनको प्रपोज करते हैं।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।